हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनी जीएस एकेडमी। मैं हूँ प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछे गए थे। पॉलिटी से यहाँ पर टोटल 300 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 के बाकी सब्जेक्ट का सलूशन अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं जिनका सलूशन हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Who is the highest law officer in a state? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवोकेट जनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है तो वो हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल, और इनको जो असिस्ट करते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अगर हम प्रेजेंट टाइम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हैं आर वेंकट रामानी। 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं ये इंडिया के, और इनको अपॉइंट किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को, और इन्होंने रिप्लेस किया था के वेणुगोपाल को। इसके अलावा अगर हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2025 के टीयर 1 में कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हो जाएंगे तुषार मेहता। ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं। इनको 2018 में अपॉइंट किया गया था, लेकिन इनके टर्म को बढ़ा दिया गया था जून 2026 तक के लिए। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में थे और सीजीएल 2025 में पूछे गए थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एक्ट का उद्देश्य भारत में धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएमएलए एक्ट जो है ये 2002 में पार्लियामेंट में पास किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। लेकिन आप यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली थी 2003 में, और ये लागू किया गया था 2005 में। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आया था। इसके अलावा अगर हम फेरा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 1973 में आया था। ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया गया था, और अगर इसको वॉयलेट किया जाता था तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। लेकिन इसी को थोड़ा सा लिबरलाइज करने के लिए फेमा को लाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो ये थोड़ा सा लिबरल है और ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इसके अलावा अगर हम FCRA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया। इसके द्वारा जो भी फॉरेन कंट्रीज से इंडिया के किसी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिलता है तो उसको रेगुलेट किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ NGOs या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो फॉरेन डोनेशन के नाम पे फंडिंग लेते हैं और इंडिया में ही इंडिया को तोड़ने की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट करने के लिए इसको 2010 में लाया गया था। ये सभी क्वेश्चन SSC में आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर? यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया हुआ है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 48A में दिया गया है।
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं उनको समझते हैं। अगर आपको डीपीएसपी याद नहीं होते तो इसकी ट्रिक मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। बिलीव मी, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टेट हैं उनको वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जस्टिस हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए, और इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आर्टिकल 39 बात करता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने की बात इसमें की जाती है। आर्टिकल 39A बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात यहाँ पे की गई है। आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। आर्टिकल 42 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, काम करने के लायक होना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ भी इसी में आता है। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे दिया गया है कि सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। आर्टिकल 45 अगेन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनका चाइल्ड केयर और एजुकेशन यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल 48A बात करता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और इम्प्रूव करने को। आर्टिकल 51 में दिया गया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट वाज ए मेजर फोकस ऑफ द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे आपसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके द्वारा वोटिंग एज को कम कर दिया गया था, 21 ईयर से 18 ईयर्स यहाँ पे कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो वो हो जाएंगे राजीव गांधी। यहाँ से हम कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं और उनके द्वारा क्या चीज़ें लाई गई उनको भी समझते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया गया। इसके द्वारा लैंड रिफॉर्म लॉज को ऐड किया गया था 9th शेड्यूल में। इसके अलावा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया। इस पर आगे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पार्लियामेंट की जो पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, उसको फिर से सुनिश्चित कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था। इस पर भी आगे क्वेश्चन पूछा गया है इसी एग्जाम में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। इसके द्वारा इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी यानी कि सिस वर्ड को भी जोड़ा गया था। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल अगर आपको याद नहीं होते तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की। इस पर भी आगे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके द्वारा 42nd अमेंडमेंट के कुछ प्रोविज़न को रिवर्स किया गया था। इसके अलावा प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा करके। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तब भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये इसी अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया। ये क्वेश्चन में ही पूछा गया है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में लाया गया था और इसी सेम ईयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। इसके अलावा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात करें तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 74th अमेंडमेंट भी इसी ईयर में आया था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया म्यूनिसिपैलिटीज़ को, और ये दोनों जो अमेंडमेंट है ये लागू किए जाते हैं
1993 में। अगर आपसे पूछा जाए कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा 10th स्केड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके द्वारा एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 6 से 14 ईयर्स की एज के चिल्ड्रन के लिए, और यहाँ पे आर्टिकल 21A को भी ऐड किया गया था, और इन सभी से आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 12th 14th अमेंडमेंट। तो जो ये दोनों अमेंडमेंट है ना, ये 1962 में लाए जाते हैं। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गोवा, दमन और दीव को यूटीज के तौर पर यहाँ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। 14th अमेंडमेंट के द्वारा पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। 36th अमेंडमेंट 1975 में आया। इसके द्वारा सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है 21st, 71st एंड 92nd अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 8 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। 71st अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 8 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज को ऐड किया गया। 92nd अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली इनको ऐड किया था। रीसेंट अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 101st अमेंडमेंट 2016 के द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। 103rd अमेंडमेंट 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया गया। 104th अमेंडमेंट 2020 के द्वारा जो SC/ST का रिजर्वेशन है लोकसभा में और असेंबलीज में, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द ईयर 2030 तक के लिए, और यहाँ पे एंग्लो इंडियन का जो सीट रिजर्व होता था उसको रिमूव कर दिया गया है, और इस पर भी आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आई होगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इन विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट। यहाँ पे कहने कि 7th शेड्यूल के किस लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेट करने का एक्सक्लूसिव पावर है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन लिस्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि रेजिडुअल लिस्ट पर भी तो इनका एक्सक्लूसिव पावर है, तो ये वाला आंसर क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि इसमें पूछा गया है कि 7th शेड्यूल के किस लिस्ट पर इनका एक्सक्लूसिव पावर है। तो 7th शेड्यूल में केवल 3 लिस्ट दिए गए हैं। वहाँ पे है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर हम यहाँ पर रेजिडुअल लिस्ट की बात करें तो ये खुद भी यूनियन लिस्ट के एंट्री 97 में आता है। ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके ड्यूल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये ट्रिक है बहुत पुरानी, जिससे कि इसके ड्यूल याद किए जाते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसके ड्यूल्स जो होते हैं इनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है जो कि आर्टिकल्स में नहीं दिए जा सकते। जैसे कि आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडिया एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है, लेकिन जो भी स्टेट के नेम हैं, यूनियन टेरिटरीज की नेम हैं, वो सभी अगर उसी आर्टिकल के नीचे लिखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो इसके ड्यूल में लिख दिया जाता है। जैसे कि इसके ड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो टेरिटरी यानी इंडिया के जो स्टेट हैं और यूटीज हैं उनका नाम वहाँ पे लिखा गया है। सेकंड की अगर हम बात करें तो इमोलूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के जो इमोलूमेंट्स हैं, सैलरी हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम थर्ड स्केड्यूल की बात करें तो ये अफर्मेशंस की बात करता है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऐसे हैं जिनके शपथ की बात यहाँ पर दी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसके ओथ एंड अफर्मेशन के लिए अलग से आर्टिकल है वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। यहाँ पे फोर्थ स्केड्यूल आता है राज्यसभा का, यानी स्टेट जो है राज्यसभा में उनकी कितनी सीट्स होंगी
वो यहाँ पर बताया गया है। अगर यहाँ पर 5th स्केड्यूल की बात करें, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो यहाँ पे स्केड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो 6th स्केड्यूल है, यहाँ पर अदर स्केड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चीज़ें दी गई हैं और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं इसको आप ATM स्क्वायर से याद रखिएगा। इसमें यहाँ पे हो जाएगा असम, नेक्स्ट यहाँ पे है त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये आपको याद रखना है, कई बार स्टेट भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 7th स्केड्यूल है, फेडरल प्रोविज़न दिया गया है, यानी कि 3 लिस्ट आपको देखने को मिलेगा जो हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा जो 8th स्केड्यूल है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इनमें भी चेंजेस हुए थे 2024 में। 9th स्केड्यूल लैंड रिफॉर्म की बात करता है। 10th स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। 11th की बात करें तो पंचायत से रिलेटेड है। 12th स्केड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं, विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5th स्केड्यूल। अगर यहाँ पर अदर स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया दिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा 6th स्केड्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट पास्ड। तो यहाँ पे बताना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडमार्क जजमेंट ऑफ जस्टिस बेला त्रिवेदी whose official retirement is scheduled for June 2025। यहाँ पे कह रहे हैं कि जून 2025 में जिनका आधिकारिक सेवानिवृत्ति निर्धारित है, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का, इनमें से कौन सा एक ऐतिहासिक फैसला है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रूलिंग ऑन पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट को भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड इनका एक फैसला आया था जो कि इम्पॉर्टेंट था। उसमें ये कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो भी चिल्ड्रन होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनका बयान लेना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो एविडेंस होते हैं उनकी पुष्टि करना भी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी कुछ भी कहे तो उसको हम डायरेक्टली मान लें। तो इन्होंने वही चीज़ कहा था कि जो भी चिल्ड्रन विक्टिम हैं उनको जस्टिस तो दिलानी है, लेकिन उनको जस्टिस दिलाने में और जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है उनमें एक बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, टू कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई कोर्ट। यहाँ पर हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स आप रिवाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 214 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट की बात की गई है। आर्टिकल 215 में कहा गया है हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि उनके द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आते हैं उनको रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा, जिससे कि आगे के केसेस में हेल्प भी ली जा सकती है। आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करता है। जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 में दिया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ओथ एंड अफर्मेशन आर्टिकल 219 में दिया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस और सैलरी की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 221 में है। ट्रांसफ़र दिया गया है आर्टिकल 222। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश लॉ वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की संस्थागत रूपरेखा पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था, यानी सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिनिस्टेरियल रैंक इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर इंडियन प्रैक्टिस। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी मिनिस्टर हैं उनके रैंक का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, यानी कि सबसे टॉप के मिनिस्टर, उसके बाद उनसे नीचे और फिर उनसे नीचे कौन से मिनिस्टर होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, to pass a constitutional amendment bill in the Lok Sabha, which of the following correctly states the minimum support required। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अगर लोकसभा में पास करना है तो कितना सपोर्ट चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। जितने टोटल मेंबरशिप वहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द राइट टू पब्लिक सर्विसेज लेजिस्लेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट। यहाँ पर कह रहे हैं कि सार्वजनिक सेवा का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको PYQs में ही मिलेगा। ये चीज़ मैंने हमेशा बोली है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम चैप्टर के साथ में कवर नहीं करते। तो ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश ने सबसे पहले पास किया था राइट टू सर्विसेज एक्ट 2010 में। सेकेंड यहाँ पे बिहार हो जाएगा, इन्होंने 2011 में पास किया था। अब यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि राइट टू पब्लिक सर्विसेज लेजिस्लेशन क्या होता है। तो ये एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा स्टेट के जो भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट की सर्विसेज देना कंपलसरी हो जाता है टाइम लिमिट के अंदर अंदर। जैसे कि अगर किसी को कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए अपने स्टेट में या किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना होता है, तो टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो सुविधाएं, वो सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए, इसके लिए कानून पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि DPSP के आर्टिकल 43A में क्या दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये आपको कैसे याद होगा, ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लोक अदालत्स हैव नो ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत लोक अदालत के पास कौन से मामले को निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवोर्स एंड नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। डिवोर्स या फिर ऐसे क्रिमिनल केसेस जैसे कि रेप या फिर मर्डर वगैरह हो गया, तो ये सारे केसेस इनके द्वारा निपटाए नहीं जा सकते, इसके लिए इनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कमेटीज इन म्यूनिसिपल एरियाज। म्यूनिसिपल एरिया में वार्ड कमेटी के फॉर्मेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 243S यहाँ पे आएगा। पॉलिटी में 300 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम अलग अलग पार्ट्स में कवर कर लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वजह से आपको ये सारी क्लासेस देखनी है। यहाँ पे हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 243P में। यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ का आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक है। कई बार आर्टिकल डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, ब्रैकेट अगर आपको याद होगा तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 243Q है, यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 243R में म्यूनिसिपैलिटीज़ का कंपोजिशन क्या होगा ये दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वार्ड कमेटीज़ का फॉर्मेशन दिया गया है आर्टिकल 243S में। रिजर्वेशन की बात करें सीट्स को लेकर के तो ये 243T में दिया गया है। यहाँ पे 243T है, टी से जैसे ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती है वैसे आप इसको याद रखिए कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में अगर सीट रिजर्व करनी है तो 243 का यहाँ पे आर्टिकल टी वाला आएगा। इसके अलावा 243U यहाँ पे है तो ड्यूरेशन में भी U आता है, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ का ड्यूरेशन दिया गया है 243U में। आर्टिकल 243V में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। 243W में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा इनका जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 243ZA में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees 6 freedom. Which of the following is not one of them? तो यहाँ पे कहने कि आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इसमें नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज मे अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर जस्ट 6 years ऑफ रेजिडेंस एज पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 फ्रॉम पाकिस्तान जो हैं ये 6 years रहने के बाद भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, CAA 2019 जो है ये बात करता है इंडियन सिटीजनशिप की उन लोगों के लिए जो कि परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। कंट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप देने की बात की गई है अगर वो इंडिया में 2014 के पहले एंटर कर जाते हैं। इसके अलावा ये जो 2019 का एक्ट है इसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी अमेंड किया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज ए फाइनेंशियल कमेटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी फाइनेंशियल कमेटी माना जाता है? तो ये 1950 में बना था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टिमेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC एस्टैब्लिश्ड इन अ स्टेट। यहाँ पे कहने कि किस कंडीशन के ही अंतर्गत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को किसी स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ़ देयर इज एट लीस्ट वन स्केड्यूल्ड ट्राइब। अगर किसी स्टेट में एक भी स्केड्यूल्ड ट्राइब है तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच बॉडी इज इंटरेस्टेड विथ रिक्रूटिंग इंडिया सिविल सर्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। योग्यता के आधार पर भारत के सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य किस निकाय को सौंपा गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन की यूनियन और स्टेट के लिए। इनके जो मेंबर हैं उनका अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया है आर्टिकल 316 में। इसके अलावा इनके मेंबर का रिमूवल और सस्पेंशन आर्टिकल 317 में दिया गया है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 322 में ये लिखा गया है कि कमीशन के जो भी एक्सपेंसेस होंगे ये चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 323 बात करता है रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन की, यानी कि अगर ये रिपोर्ट यूनियन का है तो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाएगा जो एनुअल रिपोर्ट होता है, और अगर स्टेट PSC से रिलेटेड है तो वो गवर्नर ऑफ स्टेट को सबमिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ए यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 239 जो है इसके अंतर्गत एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एडमिनिस्टर करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया। भारत के जिला न्यायालय में सिविल प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हेड यहाँ पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 38 में कहा गया है कि स्टेट को लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू पंचायत्स एज पर आर्टिकल 243F। यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। पंचायत के अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 243 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। इसके बाद ये आर्टिकल ओ पर जाके एंड होते हैं। 243P से म्यूनिसिपैलिटीज़ के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 243A बात करता है ग्राम सभा की। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, यानी कि हर स्टेट में 3 लेवल पे पंचायत्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये दिया गया है आर्टिकल 243B में। इसका जो कंपोजिशन है यानी कि पंचायत का जो संगठन है वो आर्टिकल 243C में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से रिजर्वेशन वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, 243D में दिया गया है। टेन्योर यहाँ पे 243E में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है इससे इस बार एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसको भी हमने डिटेल में कवर किया है। सेंटर और स्टेट के बीच 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, फाइनेंशियल, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा लेजिस्लेटिव रिलेशन और यहाँ पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। यहाँ पे कहने कि किस पार्ट में फाइनेंशियल रिलेशन की बात की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 12 में फाइनेंशियल रिलेशन की बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की गई है पार्ट 11 में। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय द 97th अमेंडमेंट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो यहाँ पे कहने की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देने के लिए 97th अमेंडमेंट के द्वारा किस पार्ट को अमेंड किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्ट 9B। यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं और उनका जो आर्टिकल्स है वो भी याद रख सकते हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। पार्ट 2 जो है ये आर्टिकल 5 से 11 तक है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 दिए गए हैं। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट 5 की तो यूनियन के बारे में बात की गई है, स्टेट्स के बारे में पार्ट 6 में चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर टू द प्रियम्बल।
तो ये बहुत आसान है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर दी 1/3 रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन लोकल बॉडीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में कैसे वितरित की जाती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/3 ओनली फॉर द अनरिजर्व सीट, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/3 जो सीट है वो SC ST OBC कैटेगरीज की जो वुमेन है उनके लिए रिजर्व है। इसके अलावा SC ST की जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी रिजर्व है। नेक्स्ट यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट हाउ मेनी ईयर्स must a person ordinarily reside in India to apply for citizenship by naturalization under general conditions। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन को अगर नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो कितने साल उनको इंडिया में रह रहा होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 ईयर्स अगर कोई यहाँ पे रहता है तो उसके बाद उसको नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट मेक्स बेसिक रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी बुनियादी नियम है संविधान में वो किस चीज़ से प्रभावी होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर लीगली इनफोर्सिएबल। ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं, इसी वजह से ये इफेक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स क्लैरिफाइड दैट द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस अमेंडमेंट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। म्यूनिसिपैलिटीज के आर्टिकल हमने पहले ही देखे, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज के कंपोजिशन का आर्टिकल पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 243R में कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 ये करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 रिपील्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 किस बिल को निरस्त करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 को। नेक्स्ट यहाँ पे है, which body acts as the apex at the district level in पंचायती राज। पंचायती राज में जिला स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में कौन सा निकाय कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 38, वाई इज लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी समाज में नियमों की कानूनी प्रवर्तनीयता क्यों ज़रूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो द रूल्स। कानूनी तौर पे अगर कोई चीज़ बाध्य होती है तो इसका मतलब यह है कि सभी उसका पालन करेंगे। अगर इसके लिए कोई भी कानून ना हो तो सभी लोग रूल्स को ब्रेक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, which of the following directive principles of state policy was added by the 44th Amendment Act 1978। तो इसके द्वारा कौन सा DPSP जोड़ा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस एमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना यहाँ पे जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, which of the following statements correctly distinguishes between the cabinet and the council of ministers। यहाँ पे आपको बताना है कि कैबिनेट और मंत्री परिषद के बीच में सही अंतर कौन बताता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, द कैबिनेट इंक्लूड सीनियर मिनिस्टर्स while the council of ministers include all categories of minister।
कैबिनेट जो होता है इसमें सीनियर मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल में सभी कैटेगरीज के मिनिस्टर होते हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। यहाँ पे मनी बिल का आर्टिकल पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 110। यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट जनरली लेजिस्लेट्स ऑन मैटर सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पर आपसे सिंपल लैंग्वेज में ये पूछा गया है, पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर जो है ये किस लिस्ट में आते हैं, किसके द्वारा इस पर कानून बनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इस पर कानून बनाया जाएगा, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि जो 3 लिस्ट दिए गए हैं 7th शेड्यूल में, यहाँ पर यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पॉर्टेंस की चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, एयरवे, पोर्ट हो गया, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सब जो है यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट की बात करें तो पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा यहाँ पे है लिकर, लैंड, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। कंकरेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे एजुकेशन भी आएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। इसके अलावा एडल्टरेशन आप ध्यान रखेंगे। रेसिड्यूअरी पावर की बात करें तो इस पे जो भी सब्जेक्ट आएंगे उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड सिटीजनशिप का कौन सा आर्टिकल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करता है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप एंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। डिस्क्रिशनरी पावर का ये मतलब है कि कौन सा काम ये अपने विवेक के आधार पे कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपॉइंटिंग ए प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी। अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तब भी ये प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertains to the citizenship of persons who migrated to India from which of the following territories। संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में आए थे, यानी कहाँ से लोग इंडिया में माइग्रेट हुए, उनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिन्होंने पाकिस्तान से माइग्रेट किया था उस टाइम पर उनके सिटीजनशिप की बात की गई थी आर्टिकल 6 में। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया added by the 42nd amendment empowers the parliament to establish tribunals for adjudication of matters related to certain subjects। Which of the following matters is specifically covered under article 323B। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 323 जिसको कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, इसके द्वारा पार्लियामेंट को ट्रिब्यूनल को स्थापित करने की शक्ति दी गई है। तो कौन से मैटर जो हैं इसमें कवर हुए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स के जो लोग हैं उनका सर्विस का कंडीशन, तो ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा,
आर्टिकल 323B में लिखा हुआ है मैटर्स सच एज टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म एटसेट्रा विच कैन बी असाइंड टू ट्रिब्यूनल्स बाय लेजिस्लेशन। तो इनसे रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं जो कि ट्रिब्यूनल स्थापित करके उसका मामला उनको सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस इज नॉट जनरली टेकन अप बाय लोक अदालत्स इन इंडिया। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मैटर है जो कि सामान्यतः लोक अदालत्स के द्वारा नहीं लिए जा सकते। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवोर्स सेटलमेंट्स के मामले जनरली इनके द्वारा नहीं लिए जा सकते। इसके पहले हमने जो लोक अदालत देखा था वहाँ पे डिवोर्स और नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस उनके द्वारा नहीं सुने जा सकते। तो यहाँ पर ये जो डिवोर्स सेटलमेंट्स है ये भी इनके द्वारा नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जनरली लिखा हुआ है। कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये डिवोर्स केसेस के सेटलमेंट्स को मीडिएट कर सकते हैं, उसकी मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन ये केसेस इनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 48, द 25th अमेंडमेंट curtailed the right to property by amending which article of Indian Constitution। यहाँ पे देखिए अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछा गया है कि 25वें अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया था, किस आर्टिकल को अमेंड करके। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 31। नेक्स्ट है यहाँ पर, आफ्टर इट्स 1971 इलेक्टोरल विक्ट्री, इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट amended the constitution to remove legal obstacles to abolishing which of the following privileges। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1971 के विक्ट्री के बाद इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इनमें से कौन से कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रिवी पर्सेस ऑफ फॉर्मर प्रिंसली रूलर्स, इसको अमेंड किया गया था। प्रिवी पर्सेस की बात करते हैं, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। जो भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ आए थे, इंडिया में मर्ज हुए थे, उनको एनुअली यहाँ पर पेमेंट दिया जाता था, उनके जो रूलर्स होते थे, तो वही होता था प्रिवी पर्स प्रिविलेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्राम सभा इज करेक्ट। ग्राम सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा कंप्राइजेस ऑल अडल्ट वोटर्स इन द पंचायत एरिया, इट्स रोल इज डिफाइंड बाय द स्टेट लॉ। तो ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी जो वयस्क मतदाता हैं वो सब शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि 2005 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आपके पास राइट हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, एज ऑफ जुलाई 2025 हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दैट मीन्स बोथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। जुलाई 2025 तक कितने स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसका मतलब होता है कि उस स्टेट में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 स्टेट। इसको आप कुंभत करके याद कर सकते हैं। के से यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका, यू से यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 53, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI होल्डर्स आर। यहाँ पे कह रहे हैं कि OCI कार्ड होल्डर्स क्या होते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, फॉरेन नेशनल्स विथ स्पेशल प्रिविलेजेस। ये जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं
ये इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग होते हैं जिनको इंडिया में आने जाने के लिए लाइफ टाइम वीज़ा दिया जाता है, यानी कि वो इंडिया में इनडेफिनिट पीरियड के लिए रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन द लेजिस्लेचर फॉर अनदर 10 years टिल 2030। यहाँ पे कहने कि किस अमेंडमेंट के द्वारा SC और ST के लिए सीट जो है वो 10 साल तक उनका आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो अमेंडमेंट में हमने इसको पढ़ा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 104th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, इन इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स टू whom इज द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th स्केड्यूल। यहाँ पे आपसे 11th स्केड्यूल के बारे में पूछा हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा क्योंकि स्केड्यूल्स हमने पढ़ लिए हैं। हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट की प्रिंसिपल डिड द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज इन द 2024 प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में किस सिद्धांत पर जोर दिया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, ओनली स्कार्स और वाइटल रिसोर्सेज जस्टिफाई स्टेट टेक ओवर। यहाँ पर यह कहा गया कि स्टेट के द्वारा किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी भी रिसोर्स को ऐसे ही टेक ओवर नहीं किया जा सकता। अगर वो किसी चीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं तो वो दुर्लभ या महत्वपूर्ण संसाधन होनी चाहिए, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए टेक ओवर का, तभी वो जस्टिफाई होगा। ओनली स्कार्स और वाइटल रिसोर्सेज जस्टिफाई स्टेट टेक ओवर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में कवर की गई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पार्ट 21 में। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है महाराष्ट्र एंड गुजरात को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे पूछा गया है। आर्टिकल 371A में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है नागालैंड को। इसके बाद यहाँ पे आएगा आर्टिकल 371B, इसमें असम को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 371C में स्पेशल प्रोविज़न है मणिपुर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल 371D की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो हैं इनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 371E में आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। 371F में सिक्किम के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। जी में यहाँ पर आएंगे तो मिज़ोरम के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। यच की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। यहाँ पे आता है आई, तो गोवा के लिए प्रोविज़न है। और जे की बात करें तो कर्नाटका के लिए कुछ यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं। इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा।
यहाँ पे कह रहे कि SC ST जो है उनके लिए लोकसभा में जो सीट रिजर्वेशन की बात हुई है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 330। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत में जो कैग होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी इसमें से पहले कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट गेव स्टैच्यूटरी स्टेटस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC? यहाँ पे कह रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल सर्विसेज होल्ड्स द हाईएस्ट प्रेस्टीज, पे एंड एमोलुमेंट्स अमंग इट्स पीयर्स? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा केंद्रीय सेवा अपने समकक्षों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा, वेतन और उपलब्धियां रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS की बात करें तो इसमें जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं उनको उस कंट्री के हिसाब से सैलरी और सारी चीज़ें दी जाती हैं जिसमें वो पोस्टेड होते हैं, तो यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे 10th स्केड्यूल के बारे में पूछा हुआ है, इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट मेजर चेंज वाज मेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002? यहाँ पे कह रहे हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या चेंज किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुडिशियल रिव्यू जो है ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इसका पार्ट है। क्वेश्चन आवर इन द लोकसभा ये भी इसका पार्ट है। अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट बिल बाय द पार्लियामेंट ये भी इसका पार्ट है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इसका जो है वो एक पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर विमेन्स रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली? क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में पूछा गया है। मैंने किसी एग्ज़ाम का PYQ कराते वक्त इसको आपको पढ़ाया है डिटेल में। मुझे एग्जैक्ट वीडियो याद नहीं है कौन सा था, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 239A को अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आर्टिकल 371 से पूछा गया है कि नागालैंड को जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है ये किस में आता है? तो ये 371A में आएगा और ये सारी चीज़ें हमने पहले ही कवर की हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक ऑलरेडी यूट्यूब पर है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ विच फोर्स इन इंडिया? यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, आर्म्ड फोर्सेस के ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए की फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के एक प्रमुख कार्य का सही वर्णन करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजॉल्व सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक विवादों का समाधान सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा किया जाता है, ये इनका
की फंक्शन है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लग रही होंगी। PYQs करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड इनटू लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से बचाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये आता है आर्टिकल 23 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। आंसर की में ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी पूछा गया है, जो कि फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A में रखा गया है और अब ये लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द 5th शेड्यूल विच प्राइमरी अथॉरिटी इज ग्रांटेड टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किसी राज्य के राज्यपाल को कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पावर टू रेगुलेट लैंड, फॉरेस्ट एंड सोशल कस्टम्स इन शेड्यूल्ड एरिया। ये पावर उस स्टेट के गवर्नर को दी जाती है अंडर 5th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली साइटेड एज फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे कहने कि भारत में जो न्यायिक समीक्षा होती है, इसके लिए संवैधानिक आधार बनाने के लिए कौन से आर्टिकल को हम यहाँ पर लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 13 को जुडिशियल रिव्यू का बेसिस हम मान सकते हैं। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो उस लॉ को नल एंड वॉयड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत आप जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। यहाँ पे 106th अमेंडमेंट पूछा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके द्वारा लेजिस्लेचर में वुमेन्स के लिए 1/3 सीट को रिजर्व करने की बात की गई है और इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स RTI टू द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद RTI को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 19(1)(a। अगला क्वेश्चन अमेंडमेंट से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वॉज मूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कनकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठा करके कनकरेंट लिस्ट में रख दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजुकेशन जो है इसको कनकरेंट लिस्ट में रखा गया था। वैसे भी आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ ये स्टेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट में है। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत्स फॉर SCs एंड STs एंड वुमेन कम्स अंडर विच आर्टिकल। पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल भी हमने देखे हैं, सीट रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 243D। आगे यहाँ पर, हु हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विथ यूनियन लॉज। संघ के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। अगला क्वेश्चन है,
What is the maximum strength of members in a state legislative assembly as per the Constitution of India? भारत के संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 500। मिनिमम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 81, द 44th अमेंडमेंट 1978 removed which of the following from the list of fundamental rights, converting it into a mere legal right under Article 300A? आर्टिकल 300A हमने अभी पढ़ा, राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको 44th अमेंडमेंट से हटा करके फंडामेंटल राइट से निकाला गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953? यहाँ पे कहने कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर्स कौन थे जिसको कि 1953 में फॉर्म किया गया था? तो फजल अली का नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पनिकर और फजल अली। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत सिंपल है, प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस पूछा है, ये 5 इयर्स हो जाएगा। हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स लीगल स्टेटस टू लोक अदालत्स इन इंडिया? लोक अदालत को कानूनी दर्जा किस अधिनियम से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ये हमने पहले के क्वेश्चंस में भी देखा है। कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्वेश्चन में जो कि आपको याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू इस्टैब्लिश। कह रहे हैं कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या स्थापित करना होता है? तो इनका ये उद्देश्य होता है कि एक वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया आर क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल के अंतर्गत क्रिएट किए जा सकते हैं? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, आर्टिकल 312। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट्स डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन विच लैंडमार्क केस? यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस केस से निकल करके आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि पार्लियामेंट भी बदल नहीं सकती। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर वर द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एंड इंडियन पुलिस IP replaced by the Indian Administrative Services IAS and Indian Police Service IPS later recognized as All India Services? यहाँ पे कह रहे कि पहले जो ICS और IP हुआ करता था ये बाद पे IAS और IPS बना दिए गए, तो बाद में इनको ऑल इंडिया सर्विसेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। किस ईयर में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1947 में। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का टाइम था तो उसको ICS और IP कहते थे, लेकिन जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो इन ऑल इंडिया सर्विसेज को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी रिकमेंड्स दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट्स? यहाँ पे कह रहे कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू का जो वितरण होता है, बंटवारा होता है, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप वीडियोस को पूरा देखते हैं या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पे 300 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी हम करेंगे,
253 क्वेश्चन हैं। ये सारी चीज़ें करने में बहुत हार्ड वर्क लगता है, तो अगर आप वीडियोस देखते हैं तो मुझे कमेंट का आंसर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रीस्टोर्ड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। यहाँ पे कहने कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया, यानी कि फिर से वापस ले आए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है, वुमेन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन रूरल लाइवलीहुड एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। What is the minimum percentage of seats reserved for women in पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे ही दी हुई है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि पंचायत में विमेंस के लिए 33% सीट रिजर्व की गई है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल एंड फंडामेंटल राइट। यहाँ पे पूछा गया है कि हाई कोर्ट के द्वारा लीगल और फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू किए जाते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर रिट्स इशू किया जाता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। यहाँ पे NC/SC के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, किस आर्टिकल में ये है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे 10% का रिजर्वेशन पूछा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अमेंडमेंट में हमने इसको कवर किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने अमेंडमेंट में कवर किया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पंचायत राज सिस्टम किस अमेंडमेंट से लाया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73rd अमेंडमेंट 1992 लागू हुआ था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। आर्टिकल 48A बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर। यूपीएससी के मेंबर का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की फीचर ऑफ आर्टिकल 370 दैट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट्स एब्रोगेशन इन 2019। यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इसको रिमूव किया गया ईयर 2019 में। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस टू लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट मैटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन लिस्ट के मैटर पे भी कानून बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, तो पार्लियामेंट को वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, तो ये रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव एलोकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 9B में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द GST। तो GST यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर
राइट आंसर है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जहाँ पे हमने पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस को किया है जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के यूजी एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 भी, उसको भी आपको ज़रूर देखना है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।